दैनिक जागरण 5 मई। तो आज हम लोग 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर चर्चा करेंगे। एक इन्वायरमेंटल से जुड़ा होगा क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो क्या मुद्दे हैं पर्यावरण के, इस आर्टिकल पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा पुलिस से संबंधित मामला होगा और तीसरा चाइना से संबंधित एक छोटा सा इशू है। तो यहाँ पर चीन वाला आर्टिकल दिया हुआ है। चीन को सबक सिखाने का समय है क्योंकि चीन जैविक युद्ध के तहत कोरोना का वायरस का यूज़ किया है, ऐसे अनुमान बता रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ और मुद्दे दिए गए। तो ये आपको न्यायिक सक्रियता से ही संभव प्रकृति का संरक्षण, धरती को रहने लायक बनाने की चुनौती और कोरोना काल में पर्यावरण दिवस, ये 3 आर्टिकल आपस में इंटरलिंक्ड हैं चूंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। और तीसरा आर्टिकल होगा आपदा में जो पुलिस की भूमिका है, तो उस भूमिका पर सकारात्मक बिंदु दिए गए हैं। किस प्रकार कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में पुलिस दिखी और लोगों में एक विश्वास पुलिस के प्रति क्या हो गया, बढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज कहा गया है कि कर्म जीवन का आधार है, जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। कर्म फल सिद्धांत, बेहतर कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल आपको बेहतर ही मिलेगा। स्वर्ग और नरक की अवधारणा इस पृथ्वी पर ही है और मानव अपने जीवन में अच्छे कर्म से स्वर्ग देख सकता है और बुरे कर्म से नरक देख सकता है। इसीलिए आपको बेहतर कर्म ही करना चाहिए। इसमें भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग कहा गया कि मानव के शरीर में अंदर रोग नहीं है, रोग हम बाहर से ग्रहण करते हैं। प्रकृति ने तो हमें निरोगी काया दी है क्योंकि उसने शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खान पान हमें दिया है। तो हम यह रोग बाहर से लेते हैं। और पहले अगर आपके अंदर चेतना मजबूत होती है तो आपका शरीर कैसा होता है, निरोगी काया, क्योंकि आप प्रकृति के साथ चलते हैं। तो अगर हमको निरोगी होना है और कोरोना काल में पता चला कि प्रतिरोधक क्षमता कितनी अच्छी होगी, वही यह डिसाइड करेगा कि आप कोरोना से कितने अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। तो यह कैसे आएगी, निरोगी काया से, यह कैसे आएगी आयुर्वेद से, यह कैसे आएगी योगा से, यह कैसे आएगी अपनी जीवन शैली से, सादगी भरी जीवन शैली से। तभी हम क्या कर सकते हैं, जीवन में अपनी दशा और दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। आइए आज का मुख्य आर्टिकल। आज तारीख कितना है, 5 जून। तो 5 जून क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। यह विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, 1972 में स्टॉकहोम में 5 सितंबर को पर्यावरण के प्रति क्या हुई थी, चर्चा, डिस्कशन हुई थी। तो पर्यावरण एक मुद्दा उभरा कि पर्यावरण मनुष्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण है तो मानव का अस्तित्व है और मानव पर्यावरण के विभिन्न पक्षों में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। और इसी के बाद 1987 में ब्रटलैंड की रिपोर्ट आती है और उसमें कॉन्सेप्ट दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत विकास का संदर्भ यह है कि इसमें इस आधार पर तर्क दिया जाता है कि यह पृथ्वी मानव को पूर्वजों से उधार में मिली है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को यह पृथ्वी एज इट इज सौंपे जैसा हमें पूर्वजों से मिला है। सतत विकास न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी की बल्कि भविष्य की पीढ़ी की भी चिंता करता है और प्रकृति की भी चिंता करता है और यह कहता है कि यह विकास सभी के एक होने में जरूरी है। सतत विकास बात करता है 5 पी की, याद रखिएगा आसानी से, 5P मतलब पी से पीपुल, मतलब कि यहां लोग गरीब ना हो, भूखे ना हो और लोग अपने जीवन को बेहतर तरीके से जिए। दूसरा है समृद्धि। समृद्धि मतलब कि समाज का भी समृद्ध रहे, व्यक्ति भी समृद्ध रहे और प्रकृति भी समृद्ध रहे। पीस, चारों तरफ शांति हो, हिंसा का जगह ना हो और यह पीस मनुष्य और प्रकृति के बीच भी हो। और पार्टनरशिप, प्रकृति और मानव के बीच जो एक पार्टनरशिप होगी वह पार्टनरशिप इक्वलिटी की होगी, वह पार्टनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की होगी क्योंकि मानव राइट्स का तो यूज करता है, अधिकारों का तो प्रयोग करता है लेकिन कर्तव्यों का प्रयोग नहीं करता है। यह पार्टनरशिप होगी अमीर और गरीब के बीच, यह पार्टनरशिप होगी सरकार और नागरिकों के बीच, या पार्टनरशिप होगी विकसित देश और विकासशील देशों के बीच, या पार्टनरशिप होगी विकासशील देश और गरीब देशों के बीच, क्योंकि यह पार्टनरशिप ही सभी को एक कर सकता है। क्योंकि हमारे पास एक ही प्लानेट है, वन प्लानेट, उसी वन प्लानेट के हम लोग डिफरेंट जगह रहते हैं। तो यह सभी की सामूहिक कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकृति के बारे में सोचे। और 5वां पी है प्लानेट। अगर प्लानेट नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक ज्ञात स्रोतों के अनुसार अर्थ के अलावा दूसरी जगह लाइफ नहीं है, तो हमें अर्थ को बचाना है, हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। हमें नहीं करना है, अर्थ खुद ही अपने आप को बचा लेगी, बशर्ते मनुष्य उसमें हस्तक्षेप करना थोड़ा कम कर दे। तो हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। तो थीम क्या है, पारिस्थितिक तंत्र बहाली। हमें इकोसिस्टम को रीस्टोर करना है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या है, यह आपका सिलेबस है।
क्या है, आप सिलेबस के रूप में पर्यावरण को पढ़ते हैं कि आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है और प्रकृति ने जो कुछ बनाया वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। और यूपीएससी में इससे सवाल प्रीलिम से भी आते हैं और इससे सवाल मेन से भी आते हैं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपका एक टॉप सब्जेक्ट ही है जहां से सवालों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है प्रीलिम्स में। और उसी का सा एक टॉपिक है इकोसिस्टम। कौन सा टॉपिक है? इकोसिस्टम। तो परसों से हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का मॉड्यूल चालू करने वाले हैं, तो वहां से आप इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो आपको जो पढ़ने कहा गया है उतना आपको जानना जरूरी है। तो इस साल का जो थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, पारिस्थितिक तंत्र बहाली। देखते हैं इकोसिस्टम होता क्या है। तो राइटर्स कहते हैं कि लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अंटार्कटिका के हिमखंड में दरार आ गई है, बार बार मौसमी विक्षोभ आ रहे हैं, चक्रवात की गहनता क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है, प्रकृति अपने फेफड़े में खुद आग लगा रही है, अमेजन के फॉरेस्ट जंगल क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो यह बताता है कि हमारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है। इसीलिए इस पर्यावरण दिवस की थीम पारिस्थितिक तंत्र बहाली यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखा गया है, क्योंकि मानव ने सारे रिस्टोरेशन को क्या कर दिया? सारी व्यवस्था को चेंज कर दिया है और यह चेंज नकारात्मक दिशा में हुआ। अगर हम पृथ्वी में रह रहे हैं या हमारा पृथ्वी रहने लायक है तो इसमें इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र की बड़ी भूमिका है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन का आधार है। जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, फ्लोरा फौना और ह्यूमंस रहते हैं, उनके सह अस्तित्व इकोसिस्टम के कारण ही विद्यमान है। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें जैव हैं और कुछ चीजें अजैव हैं। प्रकृति जैव और अजैव तत्वों के मिलने से बना है। अजैव तत्वों की जो जान के लिए उत्तरदायी हैं, जो जीवन के लिए उत्तरदायी हैं, और जैव मतलब कि जिसमें जीवन है। तो जीवन आप पूरी प्रकृति में देखेंगे 3 जगह आपको दिखाई देगा। एक तरफ आपको पेड़ पौधे हैं, तो सारे वंशज पेड़ पौधे के हैं, घास से लेकर के विशाल पेड़। और उसके बाद दूसरा क्या? जीव जंतु, छोटे जीव से लेकर बड़े जीव। तो ठीक है। और तीसरा क्या? मानव। तो ये तीनों में क्या है? जीवन है। और बाकी जितने भी तत्व हैं वह जीवन के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे वायु, जैसे जल, जैसे आकाश, हवा। तो ये अगर आपके पास सनलाइट ये नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। तो पारिस्थितिक तंत्र जैविक और अजैविक तत्वों के मिलने से बना है, और अजैविक तत्व नहीं होगा तो जैविक तत्व अस्तित्व में ही नहीं रहेंगे। इसीलिए पारिस्थितिक तंत्र जीवन पृथ्वी को रहने लायक बनाते हैं, क्योंकि यहां पर वो सारे अजैविक तत्व विद्यमान हैं जिससे जैविक तत्वों का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर राइटर कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं एवं वस्तुओं पर हम पूरी तरह क्या है? निर्भर हैं। फिर आगे कहा जाता है कि चाहे वह भोजन सामग्री हो, जल हो, ईंधन हो, कूड़े करकट का प्राकृतिक निदान हो, वायु शुद्धिकरण हो, मृदा निर्माण और परागन आदि हो, ये सारे कौन करते हैं? इकोसिस्टम ही करते हैं। तो पृथ्वी पर जंगल, पहाड़, नदियां, झील, तालाब, समुद्र, कृषि भूमि, ये सभी विविधताएं एक स्वस्थ एवं संपन्न मानव जीवन की प्राण शक्तियां हैं। और ये सभी इकोसिस्टम का क्या है? पार्ट है। और ये सब मनुष्य निर्मित नहीं, प्राकृतिक निर्मित है। इसमें कृषि भूमि खाली मनुष्य निर्मित है, लेकिन कृषि भूमि के लिए जो इनपुट है वो भी प्राकृतिक ही है। तो ये सारे क्या है? आपके लिए प्राण शक्ति है। जितना ये स्वस्थ होंगे, पृथ्वी और उसके लोग उतने ही स्वस्थ होंगे। लेकिन हमारे अनुचित क्रियाकलापों ने पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तो प्रकृति ने वो सारी चीजें उपलब्ध करा दी मनुष्य को और प्रकृति में रहने वाले अन्य जीवों को, ताकि वो व्यवस्था बनी रहे। लेकिन मानव उसमें हस्तक्षेप कर गया और मानव अपनी सुप्रीमेसी को बताता है, जिससे सारी तंत्र क्या हो गए? बिगड़ गए। और प्रकृति आज हमसे क्या है? बुरी तरह नाराज है। लेखक कहते हैं कि आज ईगो की स्थिति है, लेकिन होनी कैसी चाहिए? इकोसिस्टम की स्थिति चाहिए। तो इकोसिस्टम में क्या है? सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और उसी में मनुष्य, ये सभी एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हैं। क्योंकि हवा हमको भी चाहिए तो हवा पेड़ पौधे को चाहिए, जल हमको भी चाहिए तो जल पेड़ पौधे जीव जंतु को भी चाहिए, उष्मा ऊर्जा हमको भी चाहिए तो उनको भी चाहिए। लेकिन मनुष्य यह न समझे कि ईगो की स्थिति में नहीं आए कि उस पर सबका कंट्रोल है, वह सब चीजों पर क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि मनुष्य को प्रकृति ने क्या दी? बुद्धि दी। तो बुद्धि जब दी तो यह मनुष्य की जिम्मेदारी बढ़ती है कि वह सभी चीजों को क्या करे? सुरक्षित लेकर चले। लेकिन यहां मनुष्य ईगो के स्तर पर आ गया है, और जिस हिसाब से जंगल कट रहे हैं, जिस हिसाब से जीव जंतु को मारा जा रहा है, जिस हिसाब से प्राकृतिक व्यवस्था नष्ट हो रही है, और जिस हिसाब से टॉक्सिक एलिमेंट को हमने एनवायरमेंट पे मिला
दिया है, तो हमें एक तरफ इस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए या इस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, कि हमें एक विध्वंसक इन्वायरमेंट चाहिए या हमें एक संतुलक इन्वायरमेंट चाहिए, हमें प्रकृति के विरोध वाला इन्वायरमेंट चाहिए या प्रकृति के साथ वाला इन्वायरमेंट चाहिए। तो एक स्थिति आपको ले जाती है बंजर की तरफ और एक स्थिति आपको ले जाती है हरियाली की तरफ। तो ईगो आपको बंजर की तरफ ले जाएगा, ईगो आपको हरियाली की तरफ ले जाएगी। तो जब तक ये दोनों व्यवस्था आपस में नहीं जुड़ेगी, तब तक मानव और प्रकृति के साथ विकास का कॉन्सेप्ट, सतत विकास का कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। तो राइटर्स आगे कहते हैं कि अब मानवता यह विचार करने पर मजबूर हो रही है कि प्रकृति कहीं हमसे विकास की कीमत तो नहीं मांग रही, क्योंकि प्रकृति पर गहराया संकट दिन प्रतिदिन और गंभीर होता जा रहा है। जिस प्रकार प्रकृति आज आक्रोशित है, गंभीर कैसे? देखिए, साइक्लोन की इंटेंसिटी आप देखिए, समुद्र स्थल क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं, जंगलों में क्या लग रही है, आग लग रही है। प्रकृति में बार बार चुनौती, कोविड जैसा आक्रमण देख रहे हैं आप, तो यह प्रकृति का नाराजगी है, प्रकृति का विरोध है, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति का शोषण किया। आगे राइटर सवाल पूछते हैं कि हमें यह समझना आवश्यक है कि मानव और प्रकृति के बीच संघर्ष का मुख्य कारक क्या है। एक ही कारक है कि मनुष्य बुद्धि और बल के कारण क्या सोच रहा है कि वह प्रकृति से अलग है और वह प्रकृति पर हावी हो सकता है, लेकिन यह उसका भ्रम है, क्योंकि वह प्रकृति का संरक्षण कर सकता है। यह उसका भ्रम है। वस्तु स्थिति इसके विपरीत है कि मानव प्रकृति का अंग है और प्रकृति उसका संरक्षण करती है। वह प्रकृति का संरक्षण नहीं कर सकता है, बस उसको प्रकृति पर जो वो दबाव डाल रहा है वो क्या कर दे, कम कर दे। तो हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं है। वायु, जल, खान पान हमको चाहिए, फूड हमको चाहिए, प्रकृति हमको दे रही है। अगर ये चीजें बंद हो जाए 5 दिन में, तो सारी आबादी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो राइटर आगे कहते हैं कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता का जो स्तर होना चाहिए था, अब तक नहीं हो पाया। इसके विपरीत प्रकृति और पर्यावरण के बीच हमारा संघर्ष जारी है और वैश्विक तापमान या अन्य घटनाएं निश्चित रूप से मानव प्रकृति संघर्षों का ही क्या है, प्रतिफल है। तो राइटर कहते हैं कि हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक हम कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति अब अपनी नाराजगी को विध्वंस के रूप में दिखा रही है। फिर राइटर आगे कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि किस प्रकार मानव ने प्रकृति पर हस्तक्षेप किया। आज भूमि, जल, वायु, इन सभी की उपलब्धता और गुणवत्ता में न केवल तीव्र गिरावट हुई है, बल्कि इसके अनेक घटक क्या हो गए, विषाक्त हो गए। सब में हमने प्रदूषण मिला दिया है, चाहे भूमि हो, जल हो, वायु हो। और वही तत्व कौन लेता है फिर, मनुष्य। जब आंगन से गोरैया गायब हुई, जंगल से गिद्ध विलुप्त हुए, सैकड़ों कीट पतंगा की प्रजातियां अब दिखाई नहीं देती, यहां तक कि वनराज का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। ताल तलैया देखने का आंखें तरस गई। इंसान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खेत, बाग, नदी, नाला, यहां तक कि कब्रिस्तान और मरघट तक की बलि चढ़ा दी। इन सबको उजाड़ कर अपार्टमेंट की शक्ल में कंक्रीट के जंगल उगाए गए। तो मनुष्य ने इन चीज को नष्ट करके कंक्रीट की इमारतें बनाना चालू की, और यह कंक्रीट की इमारतें आज मानव अपनी शान और शौकत के कारण भी बना रहा है, लेकिन यह प्रकृति के विध्वंस के रूप में दिखाई दी। आज प्रकृति अब हमसे इसका बदला ले गई। न जाने हमने कितने पशु पक्षियों के घर उजाड़ कर उनके लिए अपने लिए आशियाने बनाए। हम प्रकृति के सह अस्तित्व के सिद्धांत को भूल गए, क्योंकि मानव या उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का था। फिर राइटर्स कहते हैं कि WHO कहता है कि पिछले 5 वर्षों में प्रदूषण का स्तर 8% की दर से बढ़ा है और हर साल दुनिया में करीब 4 लाख लोगों की मौतें डीजल गाड़ियों की वजह से हो रही है। पिछले 20 वर्षों में धरती पर 1500 करोड़ पेड़ काटने से जलवायु परिवर्तन करने वाली कार्बन डाई गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है। 1500 पेड़, आप सोचिए, करोड़ पेड़ काटे गए। पूरे प्रकृति की आबादी कितनी है पृथ्वी में, मानव की 800 करोड़। आप सोचिए कि डबल की संख्या में जितनी जनसंख्या है, उससे ज्यादा पेड़ काट लिए गए। और अगले 22 वर्षों में 43 करोड़ मकानों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए और भी जंगल कटेंगे। तो आप स्थिति को देख रहे हैं कि किस प्रकार मानव प्रकृति पर क्या हावी होने का प्रयास कर रहा है और कैसे प्रकृति को नष्ट कर रहा है। वहीं NCR भी कहती है कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 4 लाख से ज्यादा पर्यावरण अपराध दर्ज किए जाते हैं। तो अब अभी भी आप अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए जिम्मेदारी किसी और पर डालेंगे। फिर आपको एक आगे राइटर्स कहते हैं कि हम पृथ्वी की प्राकृतिक जमा पूंजी को इतनी तीव्र गति से नष्ट कर रहे हैं कि 2050 तक आते आते हमें 2 पृथ्वी की आवश्यकता होगी, और अभी हमें 1 पृथ्वी नहीं 1.6 पृथ्वी की आवश्यकता है। देखिए, आप बढ़ा नहीं सकते हैं, एक ही है, समझिए। नहीं तो 2021 तक आते आते क्या विध्वंस होगा, ये कहना, ये सोचना ही एकदम अजीब सा एक
विरोध सा मामला देखने को मिलता है। इसके लिए एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष अर्थ ओवरशूट डे। देखिए पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है कि पृथ्वी पर एक साल के लिए जितने रिसोर्सेस आपको पृथ्वी ने दिए हैं उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स खा रहे हैं। तो एक साल में जो रिसोर्स हमको 12 महीना के लिए बने हैं, मिले हैं, उसको मात्र हम 7 से 8 महीने में खत्म कर दे रहे हैं। तो हम जो रिसोर्स और ज्यादा ले रहे हैं प्रकृति से, तो वो अगले साल के लिए प्रकृति बचाई है। इसी आधार पे तो हमें 2 पृथ्वी की आवश्यकता होगी कि हम एक समय में ऐसा होगा कि एक साल में मात्र 6 महीने में ही प्रकृति के संसाधनों को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो यह अवस्था पारिस्थितिक ऋण, इकोसिस्टम डेप्ट की अवस्था है, क्योंकि अब ऋणी हो गए हम किसके, प्रकृति के, क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा क्या कर लिया, यूज कर लिया। 1970 में 29 दिसंबर यह डेट थी कि हम एक साल में 29 दिसंबर तक प्रकृति के संसाधनों को क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, बराबर थी। लेकिन 2022 तक आते आते या 22 अगस्त हो गया, सोचिए 8वें महीने में आते आते हमने 12 महीने के संसाधन क्या कर दिए, खत्म कर दिए। और एक वर्ष में प्राकृतिक संसाधनों का जो जितना हम उपभोग कर रहे हैं उन्हें उत्पादित करने के लिए पृथ्वी को 1 वर्ष 7 महीने का समय चाहिए। फिर राइटर कहते हैं कि मानव और पर्यावरण यह दोनों के लिए क्या है, चिंताजनक है। यदि समय रहते इन गंभीर चिंताओं का निराकरण नहीं किया तो एक दिन पृथ्वी से मानव जीवन ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम 2 पृथ्वी तो नहीं बना सकते हैं। फिर राइटर कुछ बात इकोसिस्टम की बात करते हैं, जो क्या है आज का थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, पारिस्थितिक, ठीक है, तंत्र बहाली। तो राइटर कहते हैं कि आज प्रत्येक पारितंत्र में स्वांगीकरण की अपनी एक क्षमता होती है, जिसके द्वारा वह प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हानिकारक पदार्थों का पुनर्चक्रण कर उसे पुनः योग्य बनाता है। लेकिन विकास के लिए संसाधनों का अतिदोहन दिए जाने के कारण हानिकारक प्रदूषण यानी प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हुई है और परितंत्रों की स्वांगीकरण की क्षमता क्या हुई है, कम हुई है, और इससे मानव प्रकृति द्वंद्व क्या हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हमें प्रकृति के लिए कर्तव्य परायणता विकसित करनी होगी स्वयं में, ताकि यह हमारा कर्तव्य है कि प्रकृति ने हमें फ्री में जो दिया तो हम उसके प्रति क्या बने, ऋणी बने। तो बाद में राइटर कहते हैं कि हमें पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण के बजाय पुनरुद्धार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पुनरुद्धार एक निरंतर और दीर्घकालिक प्रक्रिया है। तो राइटर कहते हैं जहां संरक्षण में हम पारिस्थितिक तंत्र की केवल वर्तमान स्थिति को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, वही पुनरुद्धार के तहत हम जैविक और अजैविक घटकों में होने वाले परिवर्तन को क्या करते हैं, पुनर्बहाली, जैसा वो पहले था वैसा प्रयास करते हैं। इसलिए आज पुनरुद्धार की जरूरत है, संरक्षण भी चाहिए, तो हमें जैसा था वैसा बनाना है, और इसके लिए कई सारी चीजें काम कर रही है। आज स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों, हरित गृह के उत्सर्जन में कटौती, कचरा प्रबंधन, मृदा संरक्षण, बीज विज्ञान आदि विषयों को महत्व दिया जा रहा है, और कई सारे पारिस्थितिक तंत्र के रखरखाव की अनेक विधियां विकसित हुई, जैसे वन, चारागाह, नदी, महानगर, शहरी आवास आदि को बेहतर किया जा रहा है। कई सारे संगठन जैसे यूनेप, खाद्य एवं कृषि संगठन, IUCN जैसी संस्थाओं ने मिलकर रणनीति बनाई है और निरंतर भागीदारी पर बल दिया जा रहा है। तो हमारा लक्ष्य भी है कि 2030 में हमें SDG को प्राप्त करना है, और यह SDG ये लक्ष्य हैं, और इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित होगा। तो वही राइटर्स कहते हैं कि यह समय है कि सरकार तो काम करे, लेकिन नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी को निभाए, क्योंकि नागरिक भी, प्रत्येक मनुष्य भी प्रकृति का क्या करता है, प्रयोग करता है। तो ये कहते हैं कि हमें राष्ट्रवाद के अर्थ को समझना जरूरी है, और राष्ट्रवाद तभी पूरा होता है जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो हम राष्ट्र विकास में सीधे तौर पर योगदान देते हैं। और इन्हीं कर्तव्यों में पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्य भी क्या है, शामिल होने चाहिए, और यह मूल अधिकार का भी हिस्सा है। यह उत्तर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है, और आज मानवता जिस हिसाब से प्रगति कर रही है, तो इस तरह के दृष्टिकोण को हमें विकसित करना होगा, क्योंकि मनुष्य का अगर अधिकार है कि उसे अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा भोजन, अच्छी हवा, सब कुछ अच्छा चाहिए, और दूसरी तरफ उसका कर्तव्य भी है कि जो उसको मिला उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो उसकी जिम्मेदारी प्रकृति के प्रति है, समाज के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, क्योंकि वह उसके संसाधनों का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। तो अधिकार और कर्तव्य सह संबंधी है, या उत्तर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। लेकिन अभी मनुष्य अधिकारों का प्रयोग तो ज्यादा करता है, लेकिन कर्तव्य का प्रयोग नहीं कर रहा है। फिर राइटर्स इस आर्टिकल में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए न्यायालय द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसकी बात करता है कि भारत में 1972 में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, मानव पर्यावरण सुरक्षा का पहला सम्मेलन। उसी के तर्ज पे 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके DPSP 48 और
मूल कर्तव्य 51 में डाला गया, ताकि राज्य डीपीएसपी जिसमें दिया गया, और मूल कर्तव्य किसके लिए? नागरिकों के लिए। राज्य और नागरिकों को पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाए। और वन्य जीव विषय किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। पहले ये किसमें थे? राज्य सूची में। तो अब क्या हो गया? प्रकृति का काम केंद्र सरकार भी उसमें भागीदारी देगी, और राज्य क्या करेगा? प्रकृति का संरक्षण करेगा, और नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। सब भारत के संविधान में नैसर्गिक न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आर्टिकल 142 के तहत कंप्लीट न्याय की व्यवस्था। तो हमारा कर्तव्य है कि पर्यावरण सुरक्षा को ऐसे न्याय की उपलब्धता कराने में राज्य समर्थन दे। न्यायालय ने अपने निर्णय एमसी मेहता बनाम कमलनाथ 1997 मामले में संविधान के आर्टिकल 21 का निर्वचन कर जन न्यास एवं पारिस्थितिक सिद्धांत की क्या की? व्याख्या की, और कहा कि मानव के लिए जो अधिकार है, गरिमा में जीवन तभी संभव है जब उसको अच्छी प्रकृति मिलेगी। तो मानव के ये कर्तव्य भी है कि उस अच्छी प्रकृति को प्राप्त करने में वो अपनी भूमिका दे। फिर न्यायालय ने कहा कि राज्य क्षेत्र में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं के लिए राज्य एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगा, न कि उसके स्वामी के रूप में, और राज्य उसका प्रयोग केवल जल कल्याण के लिए करेगा। फिर न्यायालय ने गंगा नदी के प्रदूषण के मामले में 1987 में कहा था कि चमड़े के कारखानों को हस्तांतरित किए जाने के लिए बेरोजगारी उत्पन्न होगी, लेकिन नागरिकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण जीवन, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ तंत्र है, क्योंकि यह मनुष्य की आयु को बढ़ाती है। फिर न्यायालय ने ताज ट्रेपीजियन मामले में श्रम पर्यावरण विधि शास्त्र का कॉन्सेप्ट दिया कि पर्यावरण को क्षति करने वाले जो संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वहां के श्रमिकों को क्या करे? सुरक्षित करे। और अगर न्यायालय उस पर्यावरण की संस्थाओं को चेंज करने का आदेश देता है तो वो अपनी इस जिम्मेदारी को निभाए। और इसके साथ साथ न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत इसी केस में और प्रदूषक भुगतान करेगा सिद्धांत की भी व्याख्या की। तो ये कुछ नहीं है। एहतियाती सिद्धांत में क्या होगा? यह प्रदूषक का ही दायित्व होगा, जो उत्पन्न करेगा प्रदूषक, की वह प्रमाणित करे कि उसने किसी कार्य या उद्योग या किसी गतिविधि से स्वास्थ्य या पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंची है। तो ये आपको जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो में हुआ था, वो वहां भी वह सिद्धांत शामिल किया गया था। और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत क्या है? कि प्रदूषक के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति प्रदूषक द्वारा ही की जाएगी, क्योंकि उसने उस प्रदूषक को क्या किया? उत्पन्न किया। तो यह आर्टिकल था आज का कि किस प्रकार प्रकृति को हमने क्या कर दिया? शोषण किया है, और इसका प्रकृति हमसे क्या कर रही है? विरोध कर रही है। अब हमको जिम्मेदारी बनती है, मानव की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस पृथ्वी को बचाए, सुरक्षित करे और प्रकृति के महत्व को समझे। तो ये वर्ल्ड ओवरशूट डे का फोटो है कि हमने निचोड़ दिया प्रकृति को, देखिए। और क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य पहले क्या था? मनुष्य का फुटप्रिंट पहले छोटा था, अभी क्या हो गया? डिमांड ज्यादा हो गई है। तो 2020 में हमारा फुटप्रिंट 160% हो गया, 1.6 टाइम्स ज्यादा। तो प्रकृति को हम क्या करेंगे? ज्यादा शोषण करेंगे। तो इस फुटप्रिंट को क्या करना? कम करना है, और हमें अपनी लालच को क्या करना? कम करना है। और यही फुटप्रिंट है कि हमें सब कुछ चाहिए, अवसंरचना चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, घर चाहिए, समुद्र चाहिए, पानी चाहिए, खेत चाहिए, मवेशी चाहिए। तो इसके लिए हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही माध्यम है कि सारी चीज़ों को हम बैलेंस करके कैसे चल सकते हैं। और अभी हम कर क्या रहे हैं कि हम अपना फुटप्रिंट बढ़ा के कि संसाधन तो लेते जा रहे हैं प्रकृति से, रिसोर्स तो लेते जा रहे हैं, लेकिन वापस प्रकृति में क्या डाल रहे हैं? कचरा डाल रहे हैं। तो ये टॉक्सिटी को प्रकृति में क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो प्रकृति हमसे नाराज नहीं होगी। एक तरफ हम धरती को माँ कह रहे हैं, और उसी धरती को हम क्या कर रहे हैं? उसको हम छलनी कर दिए हैं, चीड़ दिए हैं, और प्रकृति नाराज नहीं होगी। यह सोचने वाला मुद्दा है। यह आर्टिकल आपदा में पुलिस की भूमिका को लेकर के है कि किस प्रकार पुलिस की सकारात्मक छवि इस आपदा के दौरान देखी गई है। क्योंकि सकारात्मक छवि न केवल कोरोना योद्धा के रूप में सामने आई, बल्कि कानून व्यवस्था के अनुपालन के से लेकर पीड़ित लोगों की मदद और सामान्य सामाजिक मानवीय गतिविधियों जिम्मेदारियों के निर्वहन के रूप में भी देखने को मिली है। पुलिस ने कोरोना काल में कई सारे लोगों की मदद भी की, कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी को निभाया, और इन्हें वास्तव में कोरोना योद्धा कहलाने योग्य हैं, क्योंकि लॉकडाउन में भी अधिकांश समय ये शहरों में रहे, सड़कों पर ही रहे। तो इस प्रकार पुलिस प्रशासन की जो सकारात्मक भूमिका है, देश को संकट से निकालने की दिशा में अपना अहम योगदान दिया। फिर कहते हैं कि यह सच है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन की पहचान कठिन समय में होती है, और पुलिस प्रशासन के मामले में ऐसा ही हुआ है। पुलिस प्रशासन की यह सकारात्मक छवि केवल आज के समय में ही देखने को नहीं मिली है, बल्कि विगत कई वर्षों से विभिन्न आपदाओं घटनाओं के दौरान सामने आई है। आपको यह पता होना चाहिए कि पुलिसकर्मी बेहद सीमित साधनों एवं कष्टप्रद स्थितियों में काम करने पड़ते हैं, और कोरोना काल में 77,000 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए, और 4,000 पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते, राष्ट्र को बचाते हुए।
तो एक निष्ठावान पुलिसकर्मियों के प्रति हमारी समाज की और सरकार की कुछ जिम्मेदारी बनती है। साथ ही राज्य सरकारों को भी चाहिए कि पुलिस प्रशासन पर आधुनिकीकरण करे और एक सुगम, सक्षम और सुरक्षित करने वाली सभी आवश्यक संसाधनों मुहैया कराए, ताकि पुलिस क्या हो, राष्ट्र में अपनी रचनात्मक भूमिका को निभाते रहे। और न्याय का प्रथम द्वार है पुलिस, तो यह बहुत जरूरी भी है। और पुलिस प्रशासन अगर राष्ट्र में अपना योगदान देती है तो लोकतंत्र और मजबूत होता है, क्योंकि यह शासन प्रशासन का तंत्र है और लोगों का सरकार पे भरोसा और भी ज्यादा बढ़ता है। ये तीसरा आर्टिकल चाइना से संबंधित है कि चीन को सबक सिखाने का समय है। तो इसमें कौन कौन से मुद्दे दिए हैं कि कैसे चीन आज मनमाना रवैया कर रहा है, कि आज चीन विश्व का सशक्त महाजन और दूसरों की भूमि हड़पने वाला देश बन गया। तो राइटर पूछते हैं कि यह कैसे हुआ। तो यह नेपोलियन के शब्द हैं कि चीन एक सोता हुआ ड्रैगन है और रूस की विफलता के बाद उसने आर्थिक क्षमता और सैन्य क्षमता को मजबूत करने का क्या किया, बढ़ावा दिया, और इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चीन में आकर्षण के लिए क्या किया, प्रेरित किया, ताकि वो उत्पादन बढ़ाए। और चीन क्या हो गई, उनकी कर्मभूमि बन गई और उत्पादन का केंद्र बन गया। 1949 में ही चीन को महाशक्ति बनने का जो सपना देखा, महाशक्ति दो कैसी, आर्थिक महाशक्ति और सैन्य महाशक्ति। और आज चीन अपने पड़ोसी देशों की जमीनें हथिया कर अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर रहा है, और फिर अविकसित देशों को कर्ज करके उसे जाल में फंसाना क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है। पाकिस्तान तो शुरू से ही चीन का एक प्रांत बनकर ही रह गया है, और दूसरी तरफ वह उइघुर को दमन भी करता है। तो मुस्लिम जो संगठन है वह इसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं गठजोड़ दिखाई देते हैं। तो जब चीन और आर्थिक और सैन्य शक्तिशाली हो रहा है, तो चीन इस समय उदारीकरण का लाभ उठाकर सांस्कृतिक और शैक्षणिक साम्राज्यवादी बनने का भी प्रयास कर रहा है। तो सांस्कृतिक केंद्र खोल रहा है कई सारे क्या विश्व के देशों में, और चीन अपने युवाओं को बहुत सारे देशों में, बाहर के देशों में पढ़ने के लिए भेज रहा है, ताकि चीन संस्कृति का क्या हो, विस्तार हो। तो यह साम्राज्यवादी क्या है, जीत भी होगी, क्योंकि आर्थिक और सैन्य शक्ति आपको हमेशा विजय नहीं कर सकती, लेकिन आप सांस्कृतिक शक्ति आपके पास ज्यादा है तो आपको कोई असफल नहीं कर सकता है। तो इसी पर चीन अब तीसरी शक्ति पर काम कर रहा है। फिर राइटर कहते हैं कि आज कोरोना जैसे जैविक हथियार को चीन क्या किया, उत्पन्न किया है। तो इस परिस्थिति में आज जब चीन चाहे वो दक्षिण चाइना सागर में दादागिरी कर रहा है, चाहे जापान से उसके विरोध हैं, चाहे वो हिंद महासागर में दादागिरी कर रहा है, चाहे वो ईस्ट चाइना सी में दादागिरी कर रहा है, चाहे वो घरेलू स्तर पर ताइवान के साथ उसके संबंध दिख रहे हैं, तिब्बत का दमन कर रहा है, वो उइघुरों का दमन कर रहा है, दक्षिण मंगोलों का दमन कर रहा है, BRI प्रोजेक्ट के तहत कई सारी देशों को कर्ज देकर क्या कर रहा है, उनकी संप्रभुता को प्रभावित कर रहा है। तो यह समय है कि हमें आर्थिक और वैज्ञानिक बहिष्कार करना होगा चीन का, और चीन के सभी पड़ोसी देश जहां पर चीन अपनी विस्तारित नीतियों के विरुद्ध काम कर रहा है, आपस में मिलकर चीन की दीवार के अंदर उसको भेजना होगा, और आतंक को बढ़ाने वाले उद्योगों को, आर्थिक और सैन्य शक्ति को ध्वस्त करना होगा। और चीन में जो लोग हैं, जो लोगों के अंदर स्वतंत्रता से अवगत कराना होगा, अधिकारों से अवगत कराना होगा, जिससे वे साम्यवादी, फांसीवादी से क्या मुक्त कर सके, क्योंकि चीन आज एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है और यह देश के लिए अच्छा नहीं है, और हमेशा उसकी नीति भारत विरोधी ही दिखाई देती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।